आज सुबह से ही घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सपना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो बिस्तर पर ही है। अरे नाना, अपनी मर्जी से नहीं, वो तो सपना के पति ऋषि ने जब उसकी हालत खराब देखी तो उठने ही नहीं दिया। सपना तो उठ रही थी कि काम कैसे निपटेंगे। ऋषि ने आराम करने की सख्त ताकीद करके उसको कमरे में ही रहने को बोला। मजबूरन उसे शरीर को आराम देना पड़ा, वरना अपना मुंह तो कभी उसने किसी कष्ट या दुख दर्द की शिकायत करने को बचपन से ही नहीं खोला था, तो यहाँ भी उसकी वही आदत बरकरार रही। बहरहाल ऋषि सपना और माँ को चाय नाश्ता देकर स्वयं भी चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया है। सपना को शाम जल्दी आकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा गया है कि ऑफिस से जल्दी आकर ले जाएगा। घर में सपना की सासू माँ भुवनेश्वरी देवी मुंह बनाए बैठी हैं कि जरा सी तबीयत खराब होने पर बहू काम छोड़कर बिस्तर में घुस गई, जिसके चलते बेटे को काम करना पड़ा। हाँ, ये उनसे न हो सका कि उठकर खुद ही कुछ काम रसोई में देख लेती। बहू के आने के बाद से भुवनेश्वरी देवी ने रसोई से ऐसा नाता छोड़ा है कि मजाल है जो इन 4 सालों में कभी एक समय का खाना तो छोड़ चाय नाश्ता भी बनाया हो। अरे आप तरस न खाइए उन पर, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है, वे 60 की होंगी इस साल, पर दिखावा ऐसा करती हैं मानो दो जहां के जितने दर्द हो सकते हैं वो सब उनके शरीर में समा गए हों। हर समय कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर्द। खैर, भुवनेश्वरी देवी की माया वो ही जाने, पर बहू को आराम नहीं मिल पाता सासू माँ की हरकतों के चलते। दोपहर में 2 घड़ी बैठने का या लेटने का भी सोचे तो ना जाने कैसे भुवनेश्वरी देवी को भनक लग जाती और कुछ बीनने छाने या सफाई का काम निकाल देती और सपना लग जाती काम पर। दरअसल सपना को उसके चाचा चाची ने पाला था। 18 साल के होते ही चाची अपने जान पहचान वालों से कहकर रिश्ता ढूंढने लगी। 21वें वर्ष में ऋषि से रिश्ता तय कर दिया। तब तक सपना BA पास कर चुकी थी। ऋषि की माताजी की ख्याति एक तेज औरत के रूप में सर्वत्र फैली थी, परंतु चाची को ऋषि ने जब बिना दहेज के शादी करने की बात कही तो इससे अच्छा तो रिश्ता दुनिया में सपना के लिए चाची की नजरों में हो ही नहीं सकता था। चाचा ने लड़के की माँ के तेज तर्रार स्वभाव के बारे में टिप्पणी की तो उन्हें चाची ने ये कहकर चुप करा दिया कि हर चीज परफेक्ट किसी को नहीं मिलती है, मैंने भी तुम्हारी माँ को झेला है। चाचा चुप रह गए। फिर ऋषि को देखकर उन्हें इतना संतोष हुआ कि लड़का अच्छा है, उसकी सोच भी अच्छी है। शादी हो गई। सपना वैसे भी डिमांडिंग लड़की नहीं थी। चाची के घर से बचपन से ही काम करती आई है और यहाँ सास ने भी 11वें दिन के बाद जो घर का काम उसे सौंपा तो वो भी बिना उफ किए निभाने लगी। ऋषि से कभी उसने नहीं कहा और ऋषि को माँ और पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। ये अलग बात है कि ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सपना को ही करनी पड़ती। चाची ने तो पगफेरों के बाद से पल्ला झाड़ लिया, तो रहना तो सपना को पति और सास के साथ ही था और वो बेटे को माँ से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। वैसे ऊपर से देखने पर ऐसा कुछ भी खराब नहीं लगता था, पर वो बात तो नहीं थी कि मन की चलाई जाए। हालांकि ऋषि ने शुरू में पूछा, पर सपना का यही रहता कि जैसा आपको और माँ जी को ठीक लगे, तो वो भी सपना को सीधी सादी समझकर अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश करता था। परंतु कभी कभी इन बातों पर भी भुवनेश्वरी देवी के कोप का भाजन सपना ही बना करती थी। ऋषि के ऑफिस जाने के बाद और ऋषि को इन सब की भनक नहीं लगती, क्योंकि सपना को तो आदत ही नहीं थी शिकायत करने की। कुछ साल पहले सपना गर्भवती हुई, पर काम की अधिकता की वजह से 3रे माह में ही गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने खून की कमी और आराम करने की सलाह दी थी। फल फूल भी सब ऋषि लाता था, जो सपना कह देती थी कि उसने खा लिए। अब किसने खाए और किसको लगे ये तो विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कुपोषण, खून की कमी और आराम न करने से 3रे महीने में ही उसका गर्भपात हो गया। तब ऋषि थोड़ा चौंका था। उसने घर पर ध्यान देना शुरू किया तो पाया कि सपना तो सुबह से रात तक काम ही करती रहती है। भुवनेश्वरी देवी का समय सहेलियों के साथ गप्पों में और सपना को रसोई में लगाने में ही जाता है। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर देखा तो पाया कि सपना रसोई में कुछ बीनने चुनने में लगी है, या कुछ नहीं तो पीतल के पुराने बर्तनों को चमकाने में लगी है। हालांकि ये और बात है कि सपना ने कभी किसी बात की शिकायत ऋषि से नहीं की। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी सपना भी कुछ ऐसी ही है। बचपन के कटु अनुभवों ने छोटी सी उम्र में ही उसे परिपक्व बना दिया कि सासू माँ के बताए काम हमेशा खुशी खुशी करती है। उसकी अच्छाई भुवनेश्वरी देवी को समझ में आती है, पर जब मुंह से कोई उफ न करे, कभी कोई शिकवा न करे, कोई शिकायत न करे, तो ज्यादा क्या सोचना। भुवनेश्वरी देवी सास तो बनी, पर बिन माँ की सपना की तकलीफ कभी नहीं समझी और ना ही समझने की चेष्टा या परवाह की उन्होंने। बहरहाल आज पर आते हैं। सुबह 4 बजे सपना को भारी उल्टी हुई तो ऋषि ने उसे टैबलेट देकर सुला दिया। 9 बजे चाय नाश्ता कराकर और माँ को दोपहर में पतली मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने को कहकर चला गया। खुद वो ऑफिस कैंटीन में खा लेगा। कैसे न कैसे करके भुनभुनाती हुई भुवनेश्वरी देवी ने खिचड़ी बनाई।
4 साल से कुछ काम नहीं किया था तो बहुत बुरा लगा। शाम को ऋषि सपना को डॉक्टर को दिखाने ले गया। उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। लौटते वक्त सपना ने ऋषि के हाथ को कसकर पकड़ लिया। ऋषि ने थपथपाते हुए सपना को बिना कुछ बोले ही विश्वास दिलाया। ऋषि ने अगले दिन रिपोर्ट कलेक्ट की। सपना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऋषि ने ऑफिस से ही घर के लिए कुछ ज़रूरी काम फ़ोन पर निपटाए। ऑफिस से लौटकर ऋषि ने दोनों को खुशखबरी सुनाई। भुवनेश्वरी देवी और सपना सुनकर खुश हो गए। भुवनेश्वरी देवी ने कहा, बहू अब आखिरी महीने तक हाथ चलाती रहना, यूं ही पड़ी रही तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है, अब उठकर काम पर लग जाओ। तभी बीच में ही ऋषि बोल उठा, माँ डॉक्टर ने सपना को अभी आराम करने को कहा है, उसके खून में आयरन की कमी है तो हमें पौष्टिक खाने पर भी ध्यान देना होगा। बेटा भली चलाई डॉक्टर की तुमने, पहले आराम करवाएंगी फिर पेट काट देंगी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये औरतों की बातें हैं, तुम बीच में ना पड़ो, मैं सब कुछ देख लूँगी। जैसा पिछली बार देखा था माँ, ऋषि ने प्रश्न उछाला। बेटा ये तो अपने घर से ही सूखी कमज़ोर आई थी, इसमें मेरा क्या हाथ है? माँ का जवाब तैयार था। अब तो 4 साल से यहीं है ना माँ, ऋषि ने कहा। तुम चिंता ना करो, यूं ही हंसते खेलते बच्चे हो जाते हैं। माँ ने बहस को विराम दिया। तभी डोरबेल बजी। लपक कर ऋषि ने दरवाज़ा खोला। शीला। जी साहब। आ जाओ शीला। माँ से मुड़कर ऋषि बोला, माँ ये शीला है, आज से घर का सारा काम बर्तन झाड़ू पोछा किया करेगी। इतने में डोरबेल फिर टनटनाई। आशा। जी साहब। आ जाओ। माँ ये आशा है, दोनों वक्त का खाना बना जाया करेगी। मेरे ऑफिस जाने से पहले आकर नाश्ता व दोपहर का खाना और शाम को रात का खाना बना जाया करेगी। पर बेटा इतना खर्चा क्यों करना, सपना और मैं मिलकर कर लेंगे। भुवनेश्वरी देवी हतप्रभ रह गई थीं दो कामवालियों को देखकर। हालांकि मना तो वो अभी भी कर रही थीं, पर अब उनकी आवाज़ में दमखम नहीं रह गया। शायद समझ गईं कि गलती जो पिछली बार हो चुकी उसे दोहराने के मूड में ऋषि बिल्कुल नहीं है और सपना के स्वास्थ्य के लिए चिंतित भी है। वो इसलिए माँ कि मेरी प्यारी माँ को आराम रहे और सपना की भी तबीयत ठीक रहे। आप पर सपना का ऊपरी ख्याल रख लेना। ऐसे में बड़ों का अनुभव काम आता है, पर साथ में डॉक्टर की अनदेखी नहीं कर सकते, है ना माँ? सपना को आराम की पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, वो जिम्मेदारी आप पर है माँ। शीला और आशा एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट पर हायर की हैं, दोनों अपने अपने कामों में ट्रेंड हैं। आप पर सुपरवाइज करना और आशा से पोषक आहार बनवाना। ठीक कहा तुमने, आज और अभी से सपना की तबीयत और खान पान की जिम्मेदारी मेरी रही। भुवनेश्वरी देवी बोली। लगता है भुवनेश्वरी देवी को समझ में भी आ गया है कि ऋषि के साथ उन्हें सपना को भी खुले दिल से अपनाने की ज़रूरत है। वैसे भी ब्याज तो मूल से अधिक प्यारा होता है ना? अरे भाई सपना गर्भवती है ना। बहू शिकायती ना सही, पर उन्हें अपने बेटे की वाजिब शिकायत और बेटे की बहू के प्रति चिंता साफ दिखाई दे गई। और यदि अब भी भुवनेश्वरी देवी नहीं संभली तो चिंता का शिकार वो स्वयं हो जाएंगी। लगता है भुवनेश्वरी देवी ने सभी गुणाभाग कर लिया है अब। तो दोस्तों कैसी लगी पारिवारिक तानों बानों में उलझी आज की ये कहानी? आपके हिसाब से ऋषि ने सही किया या उसे इस बार भी अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए था? ऋषि ने माँ से शिकायत दर्ज भी करवाई और माहौल को बिगड़ने भी नहीं दिया। सपना का कुछ नहीं बोलना कहना भी बहुतों को खराब लग सकता है, पर कुछ लोगों की आदत में ही नहीं होता कि वो शिकायत करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।